हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ इंडोलूकस। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द टॉप 100 क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो अगर देखा जाए तो रिवीजन पर्पस से ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा, क्योंकि हम पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड टॉप 100 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे अलॉन्ग विद सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द मैक्सिमम एज टिल विच a UPSC chairman and the members can hold the office? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 65 ईयर्स। तो 65 ईयर्स वो मैक्सिमम एज होती है, यानी कि अधिकतम आयु होती है जब तक एक चेयरमैन ऑफ यूपीएससी और यूपीएससी के अदर मेंबर्स अपने ऑफिस में सर्व कर सकते हैं। तो ये आपने ध्यान में रखना है। एंड यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी स्टैंड्स फॉर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और इसका फॉर्मेशन अक्टूबर 1926 में हुआ था। अगर हम बात करें कौन से कमीशन ने इसे रिकमेंड किया था, तो ली कमीशन का नाम आपको ध्यान में रखना है। ली कमीशन ने रिकमेंड किया था द फॉर्मेशन ऑफ यूपीएससी, और ये ली कमीशन आया था 1924 में। ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। द चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 6 years or until they attain the age of 65 years, whichever is earlier. तो चेयरमैन एंड इंक्लूडिंग द अदर मेंबर्स ऑफ द बोर्ड, या तो इनके पास 2 क्राइटेरिया होते हैं ऑफ रिटायरमेंट, या तो इनकी एज हो जाए 65 ईयर्स, या फिर इन्होंने ऑफिस में फॉर 6 ईयर्स तक सर्व किया हो। तो इन दोनों में से जो भी कंडीशन पहले फुलफिल होती है उसके अकॉर्डिंग ही रिटायरमेंट मिलता है टू द चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अगर हम बात करें फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूपीएससी की, तो इनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है। रॉस बाकर वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। सो रॉस बाकर, ये नाम आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट फीमेल की बात करें तो रोज विलियम बैथ्यू वॉज द नेम ऑफ द लेडी जो फर्स्ट चेयरमैन थी ऑफ यूपीएससी, ये भी आपने ध्यान में रखना है। एंड जो कॉर्नवालिस थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस, इनको कहा जाता है द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। इनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इन विच 5-year plan the पंचायती राज सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेकेंड 5-year प्लान। तो देखिए जो सेकेंड 5-year प्लान हमारा उसमें पंचायती राज सिस्टम को इंक्लूड किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जी के रिकमेंडेशन में सेकेंड जो पंचायती राज प्लान था, यानी सेकेंड जो 5-year प्लान था, उसमें इंक्लूड किया था पंचायती राज सिस्टम को। ये आपने ध्यान में रखना है। द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज वॉज इनॉग्रेटेड बाय जवाहरलाल नेहरू ऑन 2 अक्टूबर 1959 इन नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो गांधी जी का जो सेल्फ रिलायंस का जो एक सपना था, सेल्फ लोकल गवर्नमेंट का जो सपना था, उसको कंप्लीट करने के लिए उनकी बर्थ एनिवर्सरी के दिन, यानी 2 अक्टूबर को इन द ईयर 1959 में राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट से, ये डिस्ट्रिक्ट का नाम भी आपको याद करना है, नागौर डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट हुआ था पंचायती राज सिस्टम जो जवाहरलाल नेहरू जी ने स्टार्ट किया था। 9 days later आंध्र प्रदेश became the second state to launch पंचायती राज at शादनगर नियर हैदराबाद। देखिए फर्स्ट स्टेट का नाम तो सबको ध्यान में ही रहता है, दैट इज राजस्थान, बट सेकंड स्टेट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज एपी, यानी आंध्र प्रदेश, जिसने पंचायती राज सिस्टम को अडॉप्ट किया था। ये आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें फर्स्ट 5-year प्लान की, तो देखिए फर्स्ट 5-year प्लान लॉन्च हुआ था अप्रैल 1951 में। ये आपने ध्यान में रखना है। तो 1951 में फर्स्ट 5-year प्लान लॉन्च हुआ था, और इसकी ड्यूरेशन थी मार्च 1956 तक। तो अप्रैल 1951 से लेकर मार्च 1956 तक हमारा फर्स्ट 5-year प्लान का ड्यूरेशन था। ये आपने ध्यान में रखना है। और इसमें मेन फोकस किस पे किया गया था? एग्रीकल्चर पे मेन फोकस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 years। तो देखिए जो मेंबर ऑफ राज्यसभा होते हैं उनका भी जो टाइम पीरियड होता है ऑफिस का, दैट इज ऑफ 6 years। ये आपने ध्यान में रखना है। सो
द मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर्स, और हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स रिटायर फ्रॉम द हाउस। और देखिए हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स क्या होते हैं, रिटायर हो जाते हैं, ये भी आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा में 12 मेंबर्स को द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करते हैं, ये भी आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें व्हाट इज द अदर नेम ऑफ राज्यसभा, तो अदर नेम ऑफ राज्यसभा है अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो राज्यसभा को अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसे काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। राज्यसभा इज नोन एज द काउंसिल ऑफ स्टेट, ये भी आपने ध्यान में रखना है। लोकसभा को कहा जाता है हाउस ऑफ द पीपल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मेनी टाइम्स अ पर्सन कैन बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 9 बार। तो देखिए बेसिकली ऐसा कोई बार नहीं लगा है कि कोई इंडिया में प्रेसिडेंट इतने टाइम्स बन सकता है। फॉर एग्जांपल 1 बार बन सकता है, 2 बार बन सकते हैं, 3 बार बन सकते हैं। बेसिकली देयर इज नो बार, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। द टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ऑफ 5 ईयर्स। तो 5 साल का टेन्योर होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ टाइम्स द प्रेसिडेंट कैन बी री इलेक्टेड, यानी प्रेसिडेंट को री इलेक्ट भी किया जा सकता है, एज कोई बार नहीं लगा है, एज सच कोई बार नहीं लगा है। और अगर हम करंट की बात करें तो मिसेस द्रौपदी मुर्मू इज करेंटली द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड अगर हम बात करें अंडर विच आर्टिकल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड, तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए आर्टिकल नंबर 55। तो आर्टिकल 55 के अंडर जो इंडिया के प्रेसिडेंट होते हैं उनको इलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, on which date Supreme Court of India started operations in independent India? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना कार्यकाल संभालना स्टार्ट किया था, या सिंपली अपने ऑपरेशन स्टार्ट किया था, अपना वर्किंग स्टार्ट किया था ऑन 28 जनवरी 1950। ये आपने ध्यान में रखना है। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 26 जनवरी 1950। तो 26 जन 1950 को ये एग्जिस्टेंस में आया और 28 जन से इसने अपना वर्किंग स्टार्ट किया। इट स्टार्टेड वर्किंग ऑन 28 जनवरी 1950 फ्रॉम द premises of the Parliament House. It moved to the current building in 1958, और 1958 में ये करंट बिल्डिंग जो सुप्रीम कोर्ट की है दिल्ली में, वहाँ पर ये शिफ्ट हो गया था 1958 में। और इनिशियल वर्किंग इसने पार्लियामेंट हाउस से ही स्टार्ट की थी, ये भी आपने ध्यान में रखना है। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें 28 जनवरी की, तो 28 जनवरी को हर साल डेटा प्राइवेसी डे की तरह मनाया जाता है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। एंड 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है द रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट थे जो आपने ध्यान में रखना है। एंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म फोर्थ ई स्टेट इज यूज्ड फॉर? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि द प्रेस एंड द न्यूज़पेपर। तो प्रेस को कहा जाता है एज द फोर्थ ई स्टेट ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्री। सो द टर्म फोर्थ ई स्टेट इज यूज्ड फॉर द प्रेस एंड न्यूज़पेपर। द फोर्थ ई स्टेट इज सोसाइटल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन whose influence is not officially recognized and is most commonly referred to as news media, especially the print journalism or the प्रेस। तो बेसिकली फोर्थ ई स्टेट कहा जाता है प्रेस को या फिर न्यूज़पेपर्स को। इसको फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री भी कहा जाता है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। अगर हम अदर 3 पिलर्स की बात करें तो देखिए पार्लियामेंट, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, ये अदर 3 पिलर्स हैं। इसके अलावा जो अवेयरनेस फैलाती है अमंग द पीपल, जो लोगों को एक पर्सपेक्टिव दिखाती है, सच्चाई दिखाती है, दैट इज द प्रेस एंड द न्यूज़पेपर। इसलिए इसको कहा जाता है द फोर्थ ई स्टेट ऑफ द डेमोक्रेसी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन प्रेजेंट्स अ रिपोर्ट ऑन इट्स परफॉर्मेंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गवर्नर। तो गवर्नर को रिपोर्ट सबमिट की जाती है बाय द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ऑन इट्स परफॉर्मेंस, और ये रिपोर्ट हर साल यानी एनुअली यानी साल में एक बार सबमिट की जाती है टू द गवर्नर। The State Public Service Commission presents to the governor a report on its performance annually. The governor of the state places this report before both the houses of the
स्टेट लेजिस्लेचर, तो स्टेट लेजिस्लेचर के सामने फिर गवर्नमेंट इस रिपोर्ट को प्रेजेंट करते हैं और उसके बाद फर्दर रिफॉर्म्स और जो एक्शंस लिए जाते हैं इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही लिए जाते हैं। अगर हम बात करें गवर्नर कौन से आर्टिकल के अंडर अपॉइंट किए जाते हैं, सो अंडर द आर्टिकल 155 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नर्स आर अपॉइंटेड। एंड मिनिमम एज जो रिक्वायर्ड होती है फॉर बीइंग द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इट इज़ 35 ईयर्स, ये भी आपने ध्यान में रखना है और ये आर्टिकल 157 के अंदर मेंशन किया गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग was the chairman of drafting committee of the Indian Constitution? तो जो इंडिया की ड्राफ्टिंग कमेटी थी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, हमें उसके चेयरमैन बताने हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बी आर अम्बेडकर। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिनका कंप्लीट नेम है भीमराव अम्बेडकर, ये थे चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इनको द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 29 अगस्त 1947 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेट अप अ ड्राफ्टिंग कमेटी। तो देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी थी, अगस्त 29 1947 को बनी थी, ये आपने ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है। So, under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar to prepare a draft constitution for India. इसके अलावा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बात करें तो इन्होंने फॉर्मेशन किया था ऑफ इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी यानी ILP इन द ईयर 1935। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसके अलावा इन्होंने डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन बनाया था इन द ईयर 1930। दोनों ईयर्स आपको याद करने हैं। 1930 में बनाया था डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन एंड 1935 में बनाया था इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बिफोर टाइम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अडॉप्टेड विच रिलीजन? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म रिलीजन को उन्होंने बनने से पहले अडॉप्ट किया था, ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैज बीन प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्टिकल 32। तो आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जो राइट है दैट इज ऑफ रीचिंग टू द कोर्ट्स ऑफ इंडिया। बेसिकली सिंपल टर्म से बात करें तो बेसिकली वो आर्टिकल 32 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है ये एम्पावर करता है सिटीजन्स को टू मूव टू अ कोर्ट ऑफ लॉ in case they feel that any of their fundamental right is being denied। तो अगर सिटीजन्स को ऐसा लगता है कि उनकी कोई फंडामेंटल राइट उनसे छीनी जा रही है, सो इन दैट केस वो आर्टिकल 32 के अंडर कोर्ट्स में अप्रोच कर सकते हैं। सो और इस आर्टिकल को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी इसे बुलाया था, या फिर सिंपली इस आर्टिकल को हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, ये आपने ध्यान में रखना है। आर्टिकल नंबर 32। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2006। तो इन द ईयर 2006 जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट था ये पास हुआ था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट इन द ईयर 2006 एंड इट केम इनटू फोर्स ऑन 1st of November 2007। तो देखिए पास हुआ था 2006 में और फाइनली जो फोर्स में आया वो आया नवंबर 2007 में, ये आपने ध्यान में रखना है। तो ऑब्जेक्टिव वॉज टू प्रोहिबिट The objective was to prohibit solemnization of child marriage and connected and incidental matters in India। सो बेसिकली अगर हम बात करें चाइल्ड मैरिज की तो इससे रिलेटेड एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन एसोसिएटेड हैं जिनका नाम है हरबिलास शारदा। तो इनका नाम आपको ध्यान में रखना है, हरबिलास शारदा। ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने चाइल्ड मैरिज के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। इन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट को 1929 में पास करवाया था, ये भी आपने ध्यान में रखना है इनका नाम। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पास करवाया था चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट इन द ईयर 1929। और जो चाइल्ड मैरिज एक्ट है ये 2006 में पास हुआ था, फोर्स में कब आया था, 2007 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट वॉज पास्ड इन विच ईयर? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2006। तो 2006 में प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट को पास किया गया था, यानी कि बाल विवाह निषेध अधिनियम। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट इन द ईयर 2006 में पास किया गया था और फाइनली ये फोर्स में आया था इन नवंबर 2007। तो 1 नवंबर 2007 को ये फोर्स में आया था। द ऑब्जेक्टिव वॉज टू प्रोहिबिट सोलोमाइजेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एंड कनेक्टेड एंड इंसिडेंटल मैटर्स इन इंडिया। तो चाइल्ड मैरिज के कारण काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस की जा रही थी बाय द common people. So for that and for protecting the children ये चाइल्ड मैरिज एक्ट को पास किया गया था। अगर हम बात करें चाइल्ड मैरिज एक्ट की तो इससे एसोसिएटेड एक काफ़ी फेमस इंसान है जिनका नाम आपको ध्यान में रखना है और उनका नाम है हरबिलास सारदा। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, आप इसे नोट कर लीजिएगा। हरबिलास सारदा वॉज द नेम ऑफ द पर्सन जिन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया में आवाज़ उठाई थी अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिज और इन्होंने पास किया था चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट को पास करवाया था इन द ईयर 1929। ये भी आपको याद कर लेना है। सो फर्स्ट टाइम जो चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट पास हुआ था 1929 में हुआ था। एंड जो हरबिलास सारदा हैं ये एक काफ़ी फेमस जज और पॉलिटिशियन थे और इनके एफर्ट्स के थ्रू ये एक्ट को फॉर द फर्स्ट टाइम पास किया गया था। Next question. In India, who among the following is known as the guardian of the public purse? यानी कि सार्वजनिक खजाने के संरक्षक किसको कहा जाता है? The right answer will be option number ए यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को द गार्जियन ऑफ द नेशनल पर्स कहा जाता है क्योंकि पूरा जो भी इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम है वो ये संभालते हैं। और करंट में बात करें इंडिया के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन हैं, तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो एक आईएएस ऑफिसर हैं, ये करंट में ऑडिटर एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जीसीएम। एंड अगर हम बात करें जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होते हैं ये बेसिकली किसको रिपोर्ट करते हैं, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिपोर्ट करते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। सो ही इज़ नोन एज द गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स। He is the head of the Indian Audit and Accounts Department and controls the entire financial system of the country at both levels. तो सेंटर और स्टेट दोनों लेवल्स पर फाइनेंशियल सिस्टम का भार संभालते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि अटॉर्नी जनरल। तो अटॉर्नी जनरल जो होते हैं वो कंट्री के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। इंडिया में बात करें तो करंट में हमारे अटॉर्नी जनरल हैं आर वेंकट रमनई। तो आर वेंकट रमनई इज करेंटली द Attorney General of India. Under Article 76 of the Indian Constitution, it provides for the office of Attorney General of India, who is the highest law officer of the country. तो देखिए आर्टिकल 76 में मेंशन किया गया है अबाउट द अटॉर्नी जनरल, ये भी आपको याद कर लेना है। एंड करंट में आर वेंकट रमनई इज करेंटली द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये भी आपको याद करना है। और इन्होंने रिप्लेस किया था के वेणुगोपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज सेटअप इन विच ईयर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सेटअप किया गया था। As a result of the partition under the Mountbatten Plan, a separate Constituent Assembly of Pakistan was established on 3rd of June 1947. तो 3rd of June 1947 को इंडिया और पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो बट गई थी। और इनिशियली बात करें तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 392 मेंबर्स थे एंड डिवीज़न के बाद इंडिया में बचे थे अराउंड 288 मेंबर्स के अराउंड बचे थे इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये आपने ध्यान में रखना है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करें तो 6 दिसंबर 1946 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। इसकी फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। फर्स्ट जो टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा और जो परमानेंट प्रेसिडेंट बने वो थे इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे वो, यानी कि राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड?
राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि इंडिया। तो हमारी कंट्री इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। एंड अगर हम बात करें कौन सी ऐसी फर्स्ट कंट्री थी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट किया था, तो यूएसए वॉज द फर्स्ट कंट्री जिसने अपना पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। याद करिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर हम बात करें ऐसे नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सो ब्रिटेन वॉज द फर्स्ट कंट्री टू हैव कॉन्स्टिट्यूशन बट दैट वॉज अ काइंड ऑफ ओरल कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम बात करें यूएस की, तो यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन था ये लिखा गया था इन द ईयर 1787 में। ये भी आपने ध्यान में रखना है। So India's constitution is lengthiest constitution of the world. It is lengthy, elaborate and detailed document. Originally it consisted of 395 articles थे इसमें originally, आपको याद कर लेना है। Arranged in 22 parts थे और 8 schedules थी। Today, after many amendments, it has around 447 articles arranged in 26 parts and 12 schedules. It is indeed the lengthiest constitution in the world. Question: which article states that there shall be a council of ministers with the chief minister as the head to aid and advise the governor? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि आर्टिकल 163। तो आर्टिकल 163 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा मेंशन्ड है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होनी चाहिए जहाँ पे चीफ मिनिस्टर हेड होंगे जो टूगेदरली या फिर कलेक्टिवली एडवाइस करेंगे to the governor of the state. So Article 163 of the Constitution of India states that there shall be a council of ministers with chief minister as the head to to aid and advise the governor. अगर हम बात करें आर्टिकल 161 की, तो आर्टिकल 161 के अंडर पावर ऑफ द गवर्नर मेंशन्ड है अबाउट सस्पेंशन और पार्डन देने की जो पावर है गवर्नर की, वो आर्टिकल 161 में मेंशन्ड है। आर्टिकल 162 की बात करें तो आर्टिकल 162 में एक्सटेंशन ऑफ पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव गिवन है। एंड आर्टिकल 163 की बात करें तो आर्टिकल 163 में जो गिवन है दैट इज कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अलॉन्ग विथ चीफ मिनिस्टर एज द हेड वो मिलकर एडवाइस करेंगे गवर्नर ऑफ द स्टेट को। आर्टिकल 164 की बात करें तो इसमें मेंशन है अबाउट दैट कि जो चीफ मिनिस्टर है ही और शी विल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट, और जो बाकी मिनिस्टर्स होंगे स्टेट के दे विल ऑल्सो बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट बट बाय द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हु सेलेक्ट्स पर्सन फॉर अपॉइंटमेंट टू द सेंट्रल सिविल सर्विसेज इन इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये सेलेक्ट करती है लोगों को फॉर द Central Civil Services in India. The Union Public Service Commission is India's premier central recruiting agency है। It is responsible for appointments to and examinations for all India services and Group A and Group B of central services, while Department of Personnel and Training is the central personnel agency in India. अगर हम बात करें यूपीएससी की तो इसकी फॉर्मेशन के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अक्टूबर 1926 को इसका फॉर्मेशन हुआ था और कौन से कमीशन के द्वारा हुआ था? ली कमीशन ऑफ 1924। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और कॉर्नवेलिस को कहा जाता है एज द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। चार्ल्स कॉर्नवेलिस उनका पूरा नाम था। चार्ल्स कॉर्नवेलिस को कहा जाता है फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। और वॉरेन हेस्टिंग जो बंगाल के फर्स्ट गवर्नर बने थे इन द ईयर 1773 में, इनको कहा जाता है कि इन्होंने इंडिया में सिविल सर्विसेज की फाउंडेशन रखी थी। ये भी आपने ध्यान में रखना है वॉरेन हेस्टिंग का नाम। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। तो ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में एक फंडामेंटल राइट्स यानी कि जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें से एक नहीं है। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। इसके अलावा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक फंडामेंटल राइट है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड इक्वलिटी बिफोर द लॉ, दीज आर द फंडामेंटल राइट्स। अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक हमारी फंडामेंटल राइट्स मेंशन्ड हैं। ये भी आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हैज़ बीन enshrined in the Indian Constitution in Article 39D in Part 4 of the
डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में मेंशन्ड है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, and it directs the state that there should be equal pay for equal work in the case of men and women. तो मैन एंड women के केस में जो इक्वल पे यानी कि इक्वल उनको पेमेंट मिलनी चाहिए फॉर इक्वल वर्क, इट इज़ मेंशन्ड इन आर्टिकल 31D, ये आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की, तो देखिए आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हमारी फंडामेंटल राइट्स मेंशन्ड हैं, ये भी आपने ध्यान में रखना है। फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट हमने कौन से कंट्री से बोरो करा है? राइट आंसर हो जाएगा यूएसए। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बैग ऑफ बोरोइंग कहा जाता है क्योंकि हमने अपने काफ़ी ज़्यादा फीचर्स फ्रॉम सेवरल कंट्रीज अडॉप्ट किए हैं। लाइकवाइज हमने यूएसए से अडॉप्ट किया फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें तो ये हमने यूएसएसआर से अडॉप्ट की हैं। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फंडामेंटल राइट्स के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डेमोक्रेसी वॉज फर्स्ट प्रैक्टिस्ड इन, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ग्रीस। तो ग्रीस से डेमोक्रेसी का एक तरीके से हम कह सकते हैं शुरुआत हुई थी। सो द टर्म डेमोक्रेसी फर्स्ट अपीयर्ड इन एंशिएंट ग्रीक पॉलिटिकल एंड फिलोसफिकल थॉट इन द सिटी स्टेट ऑफ एथेंस। तो ग्रीस की कैपिटल एथेंस में फॉर द फर्स्ट टाइम डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट आया था ड्यूरिंग क्लासिकल एंटिक्विटी। द वर्ड कम्स फ्रॉम डेमोस, इसका मतलब होता है कॉमन, और क्रेटोस मतलब होता है स्ट्रेंथ। तो डेमोक्रेटोस जो ग्रीक वर्ड है उसका मतलब होता है डेमोक्रेसी, और जो डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है ये फॉर द फर्स्ट टाइम आया था ग्रीस से, ये आपने ध्यान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच अमेंडमेंट फैसिलिटेटेड द अपॉइंटमेंट ऑफ द सेम पर्सन एज द गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956। तो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 के अंडर कोई एक पर्सन 2 स्टेट्स के गवर्नर की तरह एक्ट कर सकता है, ये आपने ध्यान में रखना है। सो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 अलाउड द अपॉइंटमेंट ऑफ द सेम पर्सन एज द गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु एडमिनिस्टर्स ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो जो हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट होते हैं, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि उनको शपथ कौन दिलवाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एंड करंट में बात करें तो डॉक्टर DY चंद्रचूड़ इज करेंटली द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। The oath of office to the President of India is administered by Chief Justice of India, but in his absence, the senior most judge of the Supreme Court administers the oath. तो देखिए ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन द एब्सेंस ऑफ CJI ऑफ इंडिया जो प्रेसिडेंट है उनको ओथ कौन दिलवाता है, यानी शपथ कौन दिलवाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इज नोन एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि एरिस्टोटल। तो देखिए एरिस्टोटल को कहा जाता है एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ये आपने ध्यान में रखना है। एरिस्टोटल की बात करें तो एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। एंड जो एरिस्टोटल हैं इनको फादर ऑफ बायोलॉजी के साथ साथ फादर ऑफ जूलॉजी भी। तो एरिस्टोटल को कहा जाता है एज द फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी इन्हें कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बायोलॉजी की एक और ब्रांच की बात करें जिसे कहा जाता है एज बॉटनी, तो बॉटनी के फादर हैं थियोफ्रेस्टस, ये भी आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें हेरोडोटस की तो इनको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। सो आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। एरिस्टोटल इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ही वॉज अ ग्रेट ग्रीक फिलोसोफर। ही वॉज द फर्स्ट वन टू गिव अ वर्किंग डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, इसलिए इनको कहा जाता है एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु हैज़ द पावर टू इम्प्लीमेंट फंडामेंटल राइट? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सुप्रीम कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट्स के पास ये पावर होती है कि वो फंडामेंटल राइट्स का इम्प्लीमेंटेशन विद इन द कंट्री कर सकते हैं। सो द फंडामेंटल राइट्स आर इंश्राइंड इन पार्ट 3। तो पार्ट 3 में है फंडामेंटल राइट्स, ये आपको
लर्न कर लेना है और कौन कौन से आर्टिकल्स इन्वॉल्व हैं इन दिस फंडामेंटल राइट्स। सो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35। पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ हाइस्ट लोकसभा सीट्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महाराष्ट्र। तो देखिए ऑप्शंस में से जो दिए गए हैं हमें, दैट इज महाराष्ट्र विल बी द करेक्ट आंसर। पर अगर हम ओवरऑल कंट्री की बात करें तो उत्तर प्रदेश इज द स्टेट हैविंग द लार्जेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ लोकसभा सीट्स विच इज 80 इन नंबर। वेरियस जो महाराष्ट्र है वो सेकेंड नंबर पे आता है विथ 48 सीट्स। ये भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्या's थियोरी ऑफ राजमंडला बिलोंग्स टू। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फॉरेन पॉलिसी एंड इंटर स्टेट रिलेशन। तो फॉरेन पॉलिसी और इंटर स्टेट रिलेशन के बारे में कौटिल्य की जो थ्योरी थी राजमंडला की, ये इसके बारे में एक्सप्लेन करती है अबाउट द फॉरेन पॉलिसी एंड इंटर स्टेट रिलेशन बिटवीन द स्टेट्स। इंटर स्टेट रिलेशन एंड फॉरेन पॉलिसी फाइंड अ प्रोमिनेंट प्लेस इन कौटिल्या's अर्थशास्त्र। तो इनकी जो बुक है अर्थशास्त्र, इसमें राजमंडला ये थ्योरी है, ये आपने ध्यान में रखना है। कौटिल्य की बात करें तो इनको और भी नामों से जाना जाता है, जैसे चाणक्य एंड विष्णुगुप्त। He has tried to explain the dynamics of interstate relations through this Mandela theory. Next question. President Draupadi Murmu has appointed Dr. Justice Dhananjay Yashwant Chandrachud यानी DY Chandrachud as the dash Chief Justice of India. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इंडिया के 50th चीफ जस्टिस बने हैं डॉक्टर DY चंद्रचूड़। इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें हमारी कंट्री के फर्स्ट चीफ जस्टिस की, तो HJ कानिया वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। द करेक्ट आंसर इज 50th एंड डॉक्टर DY चंद्रचूड़ या जस्टिस DY चंद्रचूड़ बने हैं इंडिया के 50th CJI। Justice DY Chandrachud to take oath as a new Chief Justice of India, senior most Supreme Court judge and Chief Justice of India designate DY Chandrachud is all set to become the 50th head of Indian judiciary. इसके अलावा अगर हम बात करें who was the first female to become a judge of a high court, तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए लीला सेठ। तो लीला सेठ थी वो फर्स्ट लेडी जो किसी हाई कोर्ट की जज बनी थी, और ये जज बनी थी ऑफ हिमाचल प्रदेश। इनका ये भी आपको ध्यान में रखना है, लीला सेठ जी का नाम। एंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, in India, when a president is to be impeached for violation of the constitution, the charge is preferred by। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। बेसिकली इम्पीचमेंट एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू प्रेसिडेंट को उनकी पोस्ट से हटाया जा सकता है। सो अगर प्रेसिडेंट को उनके जो डिजिग्नेशन है उससे हटा दिया जाएगा, सो इन दैट केस ईदर द लोकसभा या फिर राज्यसभा जो प्रेसिडेंट का काम है वो संभालेगी। व्हेन अ प्रेसिडेंट इज टू बी इम्पीच्ड फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द चार्ज शैल बी प्रेफर्ड बाय ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। Next question, which body framed the Constitution of Independent India? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रेम किया था द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये आपने ध्यान में रखना है। सो इसका फॉर्मेशन भी मैं आपको बता चुकी थी, 6 दिसंबर 1946 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इट ऑल्सो एक्टेड एज द मेन लेजिस्लेटिव बॉडी फॉर द कंट्री फ्रॉम 1946 to 1950। इट कंप्राइज इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट। तो बेसिकली इसने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन बिटवीन 1946 से लेकर 1950। और फाइनली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो 26 नवंबर 1949 को जाके कंप्लीट हुआ था, ये आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट पढ़ा था, तो मैं आपको ये बताना भूल गई थी कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ये आर्टिकल 61 में मेंशन्ड है, ये आपको याद रखना है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है दैट इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज गिवन अंडर विच आर्टिकल। आंसर विल बी आर्टिकल 61।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हु प्रपोज द प्रियम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हु वाज आल्सो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, इन्होंने प्रियम्बल को प्रपोज किया था बिफोर द ड्राफ्टिंग कमिटी। प्रियम्बल एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन का हम प्रीफेस या फिर इंडेक्स कह सकते हैं, जो उसकी मेन फिलोसफी को एक्सप्लेन करता है। Jawaharlal Nehru proposed the preamble before the drafting committee of the Constitution. It laid down the fundamentals, ideology, and philosophy of the constitutional structure. The preamble is an introduction to the Constitution of India, which contains the summary and essence of the objectives of the Constitution. तो बेसिकली एक तरीके से सोल कहा जा सकता है प्रियम्बल को, क्योंकि ये बेसिकली एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड बाय द, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 26 ऑफ नवंबर 1949। इसलिए 26 नवंबर को हर साल हम नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं, या फिर हम सेलिब्रेट करते हैं इसे एज द Constitution Day. So the Constituent Assembly of India adopted the Constitution and it came into effect on 26 of January 1950 को ये इफेक्ट में आया था। Next question. Initially, how many members were the part of the Constituent Assembly? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 389। तो इनिशियली 389 मेंबर्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो डिवीजन हो गया था, बेसिकली हमारी कंट्री का डिवीजन हो गया था, तो इंडिया और पाकिस्तान में बट गई थी हमारी कंट्री, तो तब हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसका भी डिवीजन हो गया, जहां इंडिया के पास बचे 292 मेंबर्स, और बचे हुए जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चले गए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लैंग्वेजेस कंटेन इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 22 लैंग्वेजेस। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस, जिनको ऑफिशियल लैंग्वेजेस कहा जाता है, वो मैंशनड हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। सो there are 22 official languages in India and they are covered under the 8th schedule of the Indian Constitution. Next question देख लेते हैं। Which state is called as the upper house of the parliament? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राज्यसभा। तो राज्यसभा को कहा जाता है एज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। इसके अलावा हमने इसी वीडियो में राज्यसभा का एक और नाम भी डिस्कस किया था, आपको अगर याद है तो आप उसका नाम कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो द राज्यसभा इज कॉल्ड एज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, और मैक्सिमम मेंबर्स जो राज्यसभा में हो सकते हैं, द नंबर इज 250, जहाँ पे 12 मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। तो ये नॉमिनेटेड होते हैं, बेसिकली नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं 12, ये आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा के जो मेंबर्स का टेन्योर होता है, ये होता है ऑफ 6 ईयर्स, और हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं। Next question. The fundamental duties in the Indian Constitution is derived from which country? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रशिया, या फिर हम कह सकते हैं यूएसएसआर, यानी यूनियन सोवियत ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूएसएसआर का फुल फॉर्म है, और हमने फंडामेंटल ड्यूटीज रशिया से अडॉप्ट की हैं। Schedule 1 of the Indian Constitution deals with the subject matters of Indian states and the union territories. तो शेड्यूल 1 में बेसिकली दिया है दैट अबाउट द सब्जेक्ट्स जो इंडिया की बाउंड्रीज, इंडिया की टेरिटरीज को डिफाइन करते हैं। ये आई थिंक कहीं और का इंपॉर्टेंट पॉइंट अटैच हो गया, बट इट इज स्टिल इम्पॉर्टेंट, तो आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which year were the Indian states reorganized on the linguistic basis? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1956। तो इन द ईयर 1900 Next question, in which year were the Indian states reorganized on linguistic basis? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1956। तो इन द ईयर 1956 जो इंडियन स्टेट्स थे उनका रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था, यानी पुनर्गठन हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। So option C will be the correct answer. In 1956, the Indian states were reorganized on the linguistic basis when the State Reorganization Act 1956 came into effect.
और अगर हम बात करें इंडिया का फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट कौन सा था, तो आंध्र प्रदेश वॉज द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ इंडिया, और इसका फॉर्मेशन हुआ था इन द ईयर 1953। तो 1 अक्टूबर 1953 को इसका फॉर्मेशन हुआ था, ये आपने ध्यान में रखना है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1947, इंडिया कंसिस्टेड ऑफ मोर देन 500 disjointed princely states that were merged together to form different states. नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अलावा अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश, ये कौन से स्टेट से बाइफरकेट हुआ था, यानी अलग हुआ था। सो इट वॉज बाइफरकेटेड फ्रॉम तमिलनाडु, ये भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following schedules of the Constitution of India deals with the matters like the formation of a new state? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फर्स्ट शेड्यूल। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो फर्स्ट शेड्यूल है ये डील करती है विद द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, यानी हमारी बाउंड्रीज, हमारी कंट्री की बाउंड्रीज, हमारी स्टेट की बाउंड्रीज बेसिकली डिफाइन करती है फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। So Schedule 1 of the Indian Constitution deals with the subject matters of the Indian states and their union territories. Next question. The concept of constitution was first originated in which country? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्रिटेन। तो ब्रिटेन वॉज द फर्स्ट कंट्री जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का जो आइडिया था, यानी संविधान का जो आइडिया था, वो फॉर द फर्स्ट टाइम जनरेट हुआ था। द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन ब्रिटेन। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन ब्रिटेन विच हैज़ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि यहाँ का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था ब्रिटेन के पास। वेर यस अगर हम बात करें यूएसए की, तो यूएसए वॉज द फर्स्ट कंट्री जिसके पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, फिर जिसने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था। इंग्लैंड्स पार्लियामेंट ऑफन कॉल्ड एज द मदर ऑफ पार्लियामेंट, और इंग्लैंड के पार्लियामेंट को मदर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। हैज एग्जिस्टेड फॉर ओवर 7 centuries एंड फाउंडिंग डॉक्यूमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसिडर्ड एज द मैग्ना कार्टा साइंड बाय किंग जॉन इन 1215। ये भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। On the subjects mentioned in the concurrent list, laws may be enacted by the राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्टेट एंड यूनियन। तो बेसिकली अगर हम टाइप्स ऑफ लिस्ट की बात करें तो 3 टाइप की लिस्ट होती हैं, जो होती है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। सो बेसिकली जो कॉन्करेंट लिस्ट होती है ये एक ऐसी लिस्ट होती है जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर रूल्स एंड रेगुलेशंस का फॉर्मेशन करते हैं। इनमें जो टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड। यूनियन लिस्ट में ऑफकोर्स जो सेंटर होता है उसके पास सुप्रीम पावर होती है, एंड स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट होते हैं उसके पास उनमें स्टेट का ज़्यादा कंट्रोल रहता है। लाइकवाइज अगर हम बात करें कि जो कॉन्करेंट लिस्ट है इसका कॉन्सेप्ट हमने कौन सी कंट्री से बोरो किया है, तो ऑस्ट्रेलिया से हमने ये कॉन्सेप्ट बोरो किया है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर कि स्टेट और यूनियन मिलकर बनाते हैं रूल्स, या फिर स्टेट और यूनियन दोनों के पास पावर होती है कि वो कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें इंटरफेयर कर सकें। अगर हम बात करें कॉन्करेंट लिस्ट की, तो बेसिकली कॉन्करेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट्स मेंशन्ड हैं, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और जो ये लिस्ट है ये आती है अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज। प्रोविजनल प्रेसिडेंट मतलब टेम्पररी प्रेसिडेंट, जो मैंने अभी आपको वीडियो में भी बताया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सच्चिदानंद सिन्हा। सो द प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज सच्चिदानंद सिन्हा। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया took place in the Constitutional Hall of New Delhi on 9th of December 1946, और इसके जस्ट 2 दिन बाद 11th of December 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन गए थे एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये आपने ध्यान में रखना है। Next question. What was the number of articles at the time of commencement of the Constitution? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 395। तो 395 आर्टिकल्स थे ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कमेंसमेंट के टाइम पे, यानी शुरुआत के समय पे। सो एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देयर वर 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स। और करंट की बात करें तो अराउंड 448 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं एंड 12 शेड्यूल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्किम वॉज ग्रांटेड द स्टेटहुड इन विच ईयर? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1975। तो 1975 में सिक्किम को स्टेटहुड मिला था, ये भी आपने ध्यान में रखना है। सो
Important points देख लेते हैं. Sikkim was granted statehood in the year 1975. Initially, Sikkim remained an independent country which was ruled by Chogyal. तो चोग्याल्स रूल करते थे सिक्किम को before Sikkim merged into India. It was first given the status of associate state in 1974 by the 35th Constitutional Amendment Act. तो 1974 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उसके अंडर सिक्किम को एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया था. बट ऑन द वेरी नेक्स्ट ईयर 1975 में 36th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था जिसके अंडर सिक्किम को स्टेटहुड मिला, द टाइटल मिला ऑफ द फुल स्टेट ऑफ द कंट्री इंडिया. Next question. The two words that were inserted by the 42nd Amendment to the preamble of the Constitution are. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सोशलिस्ट एंड सेकुलर. तो सोशलिस्ट एंड सेकुलर, इसके अलावा एक इंटीग्रेटिव भी वर्ड था जिसको ऐड किया गया था बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो अमेंडमेंट का मतलब होता है बेसिकली एक तरीके से चेंज करना, स्मॉल चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन. सो सेकुलर एंड सोशलिस्ट वर द टू वर्ड्स which were added to the preamble of the constitution. It was added through the 42nd amendment act of the Indian constitution जो 1976 में हुआ था, और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है. इस अमेंडमेंट एक्ट को, ये आपने ध्यान में रखना है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. Who among the following was the chairman of Fundamental Rights Subcommittee of the Constituent Assembly? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जे.बी. कृपलानी. तो जे.बी. कृपलानी ये थे हेड ऑफ द फंडामेंटल राइट्स सब कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ये आपने ध्यान में रखना है. एंड हमने फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट कौन सी कंट्री से अडॉप्ट किया है? यूएसए से. तो हम इतने बार रिवाइज करेंगे कि ये आपको लर्न हो जाएगा. जे.बी. कृपलानी वॉज द चेयरमैन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स सब कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. अगर हम बात करें जे.बी. कृपलानी की, तो जे.बी. कृपलानी ये थे प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द ईयर 1947. ये भी आपने ध्यान में रखना है. बेसिकली अगर हम क्रोनोलॉजी की बात करें तो अब्दुल कलाम आज़ाद जो हमारे कंट्री के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे थे, अबुल कलाम आज़ाद, ये थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट फ्रॉम 1940 टू 1946. ये आपने ध्यान में रखना है. एंड इसके बाद 1946 जुलाई के आसपास बने थे जवाहरलाल नेहरू एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. और उसके बाद 1946 के मिड से 1947 तक, जब तक हमें आज़ादी मिली थी, यहाँ पर जो हमारे प्रेसिडेंट थे ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ही वॉज जे.बी. कृपलानी. तो इनका नाम आपको ध्यान में रखना है. कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, तो जे.बी. कृपलानी विल बी द करेक्ट आंसर. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. कंसेंट ऑफ द पीपल मीन्स द कंसेंट ऑफ. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल. तो अगर हम बात करें एक डेमोक्रेटिक कंट्री की, तो वहाँ पर मेजॉरिटी का मतलब होता है कि वहाँ पे मैक्सिमम जो लोग हैं वो किसी भी डिसीजन से खुश हैं. तो अगर कोई भी डिसीजन लिया जाता है इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इट इज़ टेकन अकॉर्डिंग टू द जनमत, हम कह सकते हैं एक तरीके से कंसेंट ऑफ द पीपल के अकॉर्डिंग ही डिसीजंस को लिया जाता है. कंसेंट ऑफ द पीपल मीन्स कंसेंट ऑफ द मेजॉरिटी पीपल. Governments and laws derive their legitimacy from of the consent of the people. It means that majority of the people rule in a democratic country. Next question. When was our national anthem first sung and where? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 27 दिसंबर 1911 को हमारा जो नेशनल एंथम है ये फर्स्ट टाइम गाया गया था कैलकाटा में. ये आपने ध्यान में रखना है. हमारा नेशनल एंथम जन गण मन, इसको लिखा था बंगाली राइटर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, और इनको मिला था हमारी कंट्री से फर्स्ट टाइम नोबेल प्राइज. ये भी आपने ध्यान में रखना है फॉर हिज बुक गीतांजलि. तो ये भी आपने ध्यान में रखना है. और जो 1950 को 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो नेशनल एंथम है जन गण मन को एज द नेशनल एंथम डिक्लेयर किया था. ये भी आपने ध्यान में रखना है. तो हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की. तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इन द यूनियन लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर.
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 97। तो 97 सब्जेक्ट्स को मेंशन किया गया है इन द यूनियन लिस्ट, ये आपने ध्यान में रखना है। स्टेट लिस्ट की बात करें तो स्टेट लिस्ट में अराउंड 66 सब्जेक्ट्स को मेंशन किया गया है एंड कॉन्करेंट लिस्ट में मेंशन किया गया है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और बेसिकली जो आर्टिकल 246 है ये डील करता है विद दीज थ्री लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ये भी आपने ध्यान में रखना है। इट इज बेसिकली द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। तो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हम इसे कंसिडर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल ड्यूटीज। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि आर्टिकल 51A। तो आर्टिकल 51A ये डील करता है विद द फंडामेंटल ड्यूटीज, और फंडामेंटल ड्यूटीज हमने रशिया से या यूएसएसआर से अडॉप्ट की हैं, ये हमने ध्यान में रखना है। यूएसएसआर स्टैंड्स फॉर यूनियन सोवियत ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिशेस अनटचेबिलिटी। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि आर्टिकल 17। तो आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये स्टेट करता है कि अनटचेबिलिटी इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन अ कंट्री, यानी छुआछूत की जो प्रथा थी जो पहले तक चली जा रही थी इन आर कंट्री, दैट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड नाउ। So abolition of untouchability is abolished and its practice in any form is forbidden, और अगर ये प्रैक्टिस की जाती है so it is highly punishable। Next question, which part of the Indian Constitution deals with the directive principles of state policy? Right answer हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि पार्ट 4। तो जो पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये बेसिकली डील करता है विद द DPSPs यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। पार्ट 4 of the constitution deals with the directive principles of state policy. The purpose of DPSP is to lay down positive instructions which would guide state policy at all levels. The directive principles are covered from Article 36 to 51 in the Constitution. तो Article 36 से लेकर 51 तक कवर्ड है DPSP, ये आपने ध्यान में रखना है। 12 से लेकर 35 क्या है हमारी फंडामेंटल राइट्स, 36 से लेकर 51 तक क्या है हमारी DPSP, और 51A में क्या मेंशन है हमारी फंडामेंटल राइट्स। तो आई होप आपको ये रिवाइज हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड बाय अप्लाइंग। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि आर्टिकल 360। सो अंडर द आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी को लगाया जाता है विद इन आ कंट्री इंडिया। So the correct answer is Article 360. President of India can impose the financial emergency by applying Article 360 if he or she is satisfied that there is an economic situation in which financial stability or credit of India or any part of it is threatened. तो इन केस प्रेसिडेंट को ऐसा फील होता है कि कंट्री में फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आ रही है, सो इन दैट केस फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है। एंड होपफुली अभी तक हमारी कंट्री में जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो एक बार भी नहीं लगाई गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें नेशनल इमरजेंसी की, सो इट इज़ डिफाइंड इन आर्टिकल 352 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और नेशनल इमरजेंसी को वॉर लाइक सिचुएशन या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन लाइक सिचुएशन के टाइम पे लगाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आर्टिकल 356 की, तो इसके अंडर डिफाइंड है स्टेट इमरजेंसी, ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। So next question है, which amendment act introduced changes in the preamble to the Indian Constitution? Right answer हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के अंडर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस हुए थे, ये आपने ध्यान में रखना है। सिंपली अमेंडमेंट हुए थे। अमेंडमेंट मीन्स अ काइंड ऑफ स्मॉल चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो द preamble has been amended only once so far in 1976 by the 42nd Constitutional Amendment Act of 1976। तो अभी तक हमारा प्रीएम्बल सिर्फ एक बार ही इसको एडिट किया गया है या फिर अमेंड किया गया है, वो भी 1976 में। और यहाँ पे 3 न्यू वर्ड्स को ऐड किया गया था जो है सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द मोटो इनकॉर्पोरेटेड अंडर आवर नेशनल एम्बलम?
राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सत्यमेव जयते। तो सत्यमेव जयते हमारा नेशनल मोटो है, जो हमारा जो नेशनल एम्बलम है उसके नीचे लिखा हुआ है, यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं इनकॉर्पोरेट किया गया है। So, Satyamev Jayate is a mantra from the ancient Indian scripture मुंडका उपनिषद। तो मुंडका उपनिषद से सत्यमेव जयते ये लिया गया है, एक काइंड ऑफ स्लोगन है, इसे लिया गया है फ्रॉम द मुंडका उपनिषद। अपॉन इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया इट वॉज अडॉप्टेड एज द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया, और इसे नेशनल मोटो की तरह भी कंसिडर किया जाता है एज द हम कह सकते हैं हमारे देश का आदर्श वाक्य, यानी राष्ट्रीय आदर्श वाक्य हम इसे कह सकते हैं। अगर हम बात करें मुंडका उपनिषद की, तो ये हमारे उपनिषद में से सबसे छोटा उपनिषद है, यानी स्मॉलेस्ट जो उपनिषद है वो है मुंडका उपनिषद। अगर हम बात करें टोटल कितने उपनिषद हैं, तो 108 उपनिषद हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। वैसे तो 200 से ज़्यादा हैं, बट अगर हम बात करें मेन उपनिषद की, या फिर हम बात करें ट्रेडिशनल उपनिषद की, जिनको ज़्यादा माना जाता है या कंसिडर किया जाता है, वो है इन टोटल 108। ये भी आपने ध्यान में रखना है। और उसमें से जो मुंडका उपनिषद है ये सबसे छोटा उपनिषद है। इसके अलावा अगर हम बात करें सबसे बड़े उपनिषद की, तो सबसे बड़ा उपनिषद है हमारा छंदोग्य उपनिषद। तो छंदोग्य उपनिषद इज द लॉन्गेस्ट उपनिषद, ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ प्रपोज्ड पार्टीलेस डेमोक्रेसी इन इंडिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जयप्रकाश नारायण, जिनको जेपी के नाम से भी जाना जाता है। तो जयप्रकाश नारायण, इन्होंने पार्टीलेस डेमोक्रेसी की बात की थी फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो जयप्रकाश नारायण वॉज एन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज लोकनायक। तो लोकनायक और जेपी के नाम से इनको जाना जाता है, ये आपने ध्यान में रखना है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल लीडर एज वेल एज सोशल लीडर भी थे, या फिर हम कह सकते हैं ही वॉज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट social activist of Indian history. The partyless democracy in India was proposed by Jay Prakash Narayan. और इनको लोक नायक कहा जाता था, जिसका मतलब होता है इंग्लिश में पीपल्स लीडर। अगर पीपल्स लीडर करके पूछा जाए तो भी राइट आंसर हो जाएगा कि जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है एज द पीपल्स लीडर या फिर लोक नायक। Next question, which among the following was the chairman of the steering committee of the Constituent Assembly? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द स्टीयरिंग कमेटी, यानी संचालन समिति के जो हेड थे वो थे राजेंद्र प्रसाद, ये आपने ध्यान में रखना है। द यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपॉइंटेड अ नंबर ऑफ कमिटीज टू डील विद द डिफरेंट टास्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के वर्क को ईजी और एफिशिएंट बनाने के लिए काफ़ी सारी कमिटीज़ का फॉर्मेशन किया गया था। अगर हम बात करें कितनी कमिटीज़ का फॉर्मेशन किया गया था, तो 22 कमिटीज़ का फॉर्मेशन किया गया था, जिसमें से जो 10 थी वो प्रोसीड्यूर अफेयर्स को देखने के लिए थी, और जो 12 थी वो सब्सटेंसिव अफेयर्स के लिए थी। ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वॉज डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर अम्बेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 32 के अंडर आती है, इसे डॉक्टर अंबेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से पुकारा, या फिर एक तरीके से डेजिग्नेट किया एज द हृदय और आत्मा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। So, the correct answer is option C. Right to constitutional remedies was described by Dr. Ambedkar as the heart and soul of the Constitution. Ambedkar called Article 32 as the heart and soul of the Constitution because Article 32 में लिखा गया है कि इन केस अगर लोग फील करते हैं कि उनकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो किसी तरीके से वायलेट हो रही हैं, सो इन दैट केस दे कैन ईजिली रीच आउट टू द कोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, under which article of the Constitution is the President's rule introduced in a state due to a failure of the constitutional machinery? राइट आंसर हो जाएगा। तो इन अ डिफरेंट लैंग्वेज ये हमसे पूछना चाह रहा है अबाउट द स्टेट इमरजेंसी। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि आर्टिकल 356 के अंडर डिफाइंड है स्टेट इमरजेंसी, यानी कि इन केस ऑफ द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, उस केस में जो प्रेसिडेंट होते हैं वो डायरेक्टली रूल करते हैं इन दैट स्टेट, तो इसी को प्रेसिडेंट रूल कहा जाता है। सो अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
If the state government is unable to function according to the constitutional provisions, the union government can take direct control of the state machinery. तो in that case जो state की जो government होती है वो एक तरीके से abolish हो जाती है for some time period, और उस time पर president rule लग जाता है उस state में, और central government के पास पूरा control आ जाता है of that particular state. Next question, there is no provision in the constitution for the impeachment of the. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि गवर्नर. तो गवर्नर के इम्पीचमेंट का कोई भी प्रोविजन नहीं मेंशन्ड है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये आपने ध्यान में रखना है. अगर हम बात करें अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर की तो ये मेंशन्ड है इन द आर्टिकल 155 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट की बात करें तो आर्टिकल 67 के अंडर ये मेंशन्ड है. और रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट बेसिकली ये गिवन है इन द आर्टिकल 124 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये भी आपने ध्यान में रखना है. तो चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं. देयर इज नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द गवर्नर. द टर्म गवर्नर्स ऑफिस इज नॉर्मली फॉर 5 years, बट इट कैन बी टर्मिनेटेड अर्लियर बाय dismissal बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री. तो बेसिकली 5 years का टेन्योर होता है गवर्नर का, पर उनको हटाया भी जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, और वो भी इन ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, at whose pleasure the governor holds the office and the resignation by the governor. Next question. The method of the impeachment of the president of India is adopted from. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए यानी कि यूएसए. सो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हमने अडॉप्ट किया है मेथड ऑफ इम्पीचमेंट. सो इट हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम यूएसए. ये आपने ध्यान में रखना है. यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट्स भी अडॉप्ट की हैं. यू हैव टू रिमेंबर दिस एज वेल. इसके अलावा बात प्रेसिडेंट की हुई है, तो प्रेसिडेंट की जो हमने प्रेसिडेंट रूल या फिर हमने जो नेशनल इमरजेंसी पढ़ी थी, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी, बेसिकली जो इमरजेंसी का कॉन्सेप्ट है वो हमने जर्मनी से अडॉप्ट किया है, यानी वीमर कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है. ये भी आपने ध्यान में रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइनल अथॉरिटी टू इंटरप्रेट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज द. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि सुप्रीम कोर्ट. तो फाइनली जो फाइनल अथॉरिटी है हमारी कंट्री की जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरप्रेट कर सकती है वो है हमारा सुप्रीम कोर्ट. तो जो हमारे लेजिस्लेचर है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स ला सकता है, नए रूल्स बना सकता है, बट दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. यानी कि कोई भी ऐसे राइट को वायोलेट नहीं करने चाहिए द रूल्स मेड बाय द लेजिस्लेचर, और फाइनल डिसीजन उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ही लेता है. बात अगर की जाए सुप्रीम कोर्ट की, तो इनिशियली जहाँ पे हमारा पार्लियामेंट हाउस है वहीं से सुप्रीम कोर्ट ने फंक्शन करना स्टार्ट किया था, और 26 जनवरी 1950 को यह एग्जिस्टेंस में आया था. ये आपने ध्यान में रखना है. इसके अलावा अगर हम बात करें कि हमारा सुप्रीम कोर्ट को किसने डिज़ाइन किया था, सो ये नेम काफ़ी इंपॉर्टेंट है. गणेश पिकाजी देवलाईकर, इन्होंने डिज़ाइन किया था द बिल्डिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ आवर कंट्री. ये आपने ध्यान में रखना है. और अराउंड 17 एकर्स में हमारा सुप्रीम कोर्ट फैला हुआ है, और ट्रायंगुलर प्लॉट है ये भी आपको ध्यान में रखना है. इसके अलावा अगर हम बात करिए कहाँ पे लोकेटेड है, तो दिल्ली में तिलक मार्ग के पास हमारा सुप्रीम कोर्ट सिचुएटेड है. So the most powerful authority to interpret our constitution is the Supreme Court. The Supreme Court of India is the most noteworthy legal meeting and the last court of request under the Constitution of India. यानी कि इंडिया में हाईएस्ट कोर्ट जो है वो है हमारा सुप्रीम कोर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि यूनाइटेड किंगडम के पास अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. The correct answer is UK. The United Kingdom, the New Zealand and Israel have an uncodified और unwritten constitution. देखिए यूके तो हमें लर्न हो चुका है क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया था. इसके अलावा न्यूजीलैंड एंड इसराइल, इनके पास भी अनकोडिफाइड या फिर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. ये आपने ध्यान में रखना है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. व्हाट इज द कलर ऑफ द धर्म चक्र इन द मिडल ऑफ अ नेशनल फ्लैग. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए
ऑप्शन नंबर सी यानी कि नेवी ब्लू। तो जो धर्म चक्र है जो हमारे इंडियन फ्लैग के सेंटर पे लोकेटेड है उसका कलर है नेवी ब्लू। यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। अगर हम बात करें हमारा जो नेशनल फ्लैग है इसको किसने डिज़ाइन किया था, तो पिंगली वेंकैया इन्होंने डिज़ाइन किया था द ट्राई कलर द नेशनल फ्लैग ऑफ आवर कंट्री। बेसिकली अगर हम रेशियो की बात करें कि लेंथ से लेकर ब्रेथ का रेशियो कितना है तो दैट इज़ 3:2। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगर पूछा जाए कि ब्रेथ रेशियो लेंथ तो उल्टा हो जाएगा यानी 2:3 हो जाएगा इसका आंसर। सो सेंटर पे जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसके सेंटर पे अशोक चक्र लोकेटेड है जिसे धर्म चक्र भी कहा जाता है और इसमें टोटल 24 स्पोक्स हैं। तो चलिए इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। सो बेसिकली द करेक्ट आंसर इज नेवी ब्लू और जो धर्म चक्र है वो नेवी ब्लू कलर का है। टॉप में हमारा सैफरन कलर या फिर केसरी रंग है, सेंटर पे वाइट कलर है और बॉटम में है डार्क ग्रीन। द रेशियो ऑफ द विड्थ टू द इट्स लेंथ इज 2:3। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। विड्थ की लेंथ के साथ जो रेशियो है इट इज 2:3। इन द सेंटर ऑफ द व्हील बैंड इज नेवी ब्लू विच रिप्रेजेंट्स द चक्र और बेसिकली ये कॉन्टिन्यूटी को दिखाता है, द इटर्नल कॉन्टिन्यूटी को एक तरीके से हम कह सकते हैं दिखाता है द चक्र, दैट द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री इज नेवर स्टॉपिंग। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स द कंट्री एज अ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट। जो आर्टिकल फर्स्ट हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो डिस्क्राइब करता है हमारी कंट्री को एज द यूनियन ऑफ स्टेट। ये भी आपने ध्यान में रखना है। आर्टिकल 1 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स द कंट्री एज द यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया इज ऑल्सो नोन एज भारत और इंडिया का जो नाम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है वो है भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट। इट इज सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक with the parliamentary system of the government. Next question. Indian constitution has divided the powers and functions of the state into. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 3 लिस्ट। तो जो 3 लिस्ट हमने पढ़ी थी अंडर द डिवीजन ऑफ पावर वो थी कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड यूनियन लिस्ट। तो देखिए ये बेसिकली दिखाता है द डिवीजन ऑफ पावर ऑफ द गवर्नमेंट बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। The Indian Constitution has divided the powers and functions of the state into 3 lists और ये 3 लिस्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। There are 3 lists of the division जो आते हैं अंडर द आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और 7th शेड्यूल। 246 है हमारा आर्टिकल और शेड्यूल है हमारी 7th। ये आपने याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Next question, which state enjoys the distinction of being the first linguistic state of India? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश इंडिया का फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इन एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया था। और ये कौन से स्टेट से टूटा था, बाइफर्केट हुआ था फ्रॉम तमिलनाडु। द करेक्ट आंसर इज आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इज द फर्स्ट क्रिएटेड लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ इंडिया फॉर द तेलुगु स्पीकिंग पीपल। इट केम इन टू एग्जिस्टेंस ऑन October 1st 1953 में ये एग्जिस्टेंस में आया था। एंड मोर ओवर जो आंध्र प्रदेश है वो अगेन बाइफर्केट हो गया, अगेन टूट गया है बिटवीन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना और ये अलग हुए थे स्टेट्स इन द ईयर 2014। ये भी आपने ध्यान में रखना है। इंडियन रिवॉल्यूशनिस्ट पोट्टी सिरा मालू टुक द लीड एंड कंटिन्यूड द स्ट्रगल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द लिंग्विस्टिक स्टेट। तो पोट्टी सिरा मालू इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था फॉर द डिवीजन ऑफ द स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। तो इनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेडरल सिस्टम विच इन विच the center is strong, with strong center has been borrowed by the Indian Constitution from. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कनाडा। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं सेंटर स्ट्रांग होता है इन अ फेडरल कंट्री। तो देखिए जो फेडरल स्ट्रक्चर होता है किसी भी कंट्री का वहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है, फिर स्टेट गवर्नमेंट थोड़ा कम पावरफुल होती है एंड उसके बाद जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो सबसे कम पावरफुल होती है। तो ऐसे ऑर्डर चलता है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं हमने जो स्ट्रॉन्ग सेंटर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हमने लिया है फ्रॉम कनाडा सीसी। और स्ट्रॉन्ग सेंटर जहाँ पे होता है ऐसी टाइप ऑफ गवर्नमेंट को हम कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया establishes a federal structure to the Indian government declaring it to be a union of states. Part 11 of the Indian Constitution specifies the distribution of legislative, administrative and executive powers between central government and the
स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो पार्ट 11 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर दी गई है बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज नॉट ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट एज अ फंडामेंटल राइट? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी। तो अर्लियर जो राइट टू प्रॉपर्टी थी ये भी एक फंडामेंटल राइट हुआ करती थी, पर अगर हम बात करें करेंट की तो करेंट में हमारे पास सिर्फ 6 ही फंडामेंटल राइट्स हैं और पहले हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट हुआ करती थी। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी right to property was deleted from the fundamental right by the 44th amendment act. This should be noted that this is a legal right. तो अब ये एक legal right है, ना कि एक fundamental right है, और पहले तक एक fundamental right हुआ करती थी, ये आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें ये कब रिमूव हुई थी, जो right to property as a fundamental right 1978 में रिमूव हुई थी अंडर द 44th Constitutional Amendment Act, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट टू वोट इज मेंशन्ड इन द पार्ट डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए राइट टू वोट इज मेंशन्ड इन द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू। तो यह क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि इलेक्शन। तो इलेक्शन से एसोसिएटेड है राइट टू वोट। तो राइट टू वोट ये आता है अंडर द आर्टिकल 326 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी आपने ध्यान में रखना है। So, right to vote is mentioned in the part of the Indian Constitution which is related to election. The rights that are enshrined in the Indian Constitution and conferred on the citizens of India and do not fall under the domain of part थर्ड आर नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। इसके अलावा अगर हम बात करें राइट टू वोट की तो ये आर्टिकल 326 के अंडर गारंटी किया गया है। Next question. Which of the following countries has introduced direct democracy? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड फर्स्ट कंट्री है जिसने डायरेक्ट डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है और इसको प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज स्विट्जरलैंड। डायरेक्ट डेमोक्रेसी ऑल्सो नोन एज प्योर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इज अ काइंड ऑफ डेमोक्रेसी जहाँ पे पीपल डिसाइड करते हैं जहाँ पे पीपल डिसाइड करते हैं अपने लीडर्स एज वेल एज वो डिसीजन मेकिंग में भी पार्टिसिपेट करते हैं थ्रू वोट्स, यानी पॉलिसी इनिशिएटिव्स में भी डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेटिक कंट्री में, यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। स्विट्जरलैंड इज द रेयर एग्जाम्पल ऑफ द कंट्री विच इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द डायरेक्ट डेमोक्रेसी। Next question. How many types of emergencies are envisaged by the Constitution? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन्विसेज हैं, यानी 3 टाइप ऑफ की इमरजेंसीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट हैं। अगर हम बात करें हमने कहाँ से डिराइव की हैं इमरजेंसीज, तो इसे हमने डिराइव की हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। जस्ट आपका रिवीजन हो इसलिए मैं आपको बार बार याद दिलाती रहती हूँ। सो द करेक्ट आंसर इज 3। द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज। नेशनल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल के अंडर? 352, स्टेट इमरजेंसी 356 और फाइनेंशियल इमरजेंसी 360। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्टिकल 40 के अंडर पंचायती राज का फॉर्मेशन या पंचायती राज को एज अ इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर किया गया है। So the state shall take steps to organize village panchayats and endue them with such powers and authority as may be necessary to enable them as a function as a unit of self government. तो जो पंचायती राज है उसे एज अ यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट या फिर लोकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरह वो कॉन्स्टिट्यूशनली एक्ट कर सके, इसलिए आर्टिकल 40 के अंडर इसको मेंशन किया गया है। ये आपने ध्यान में रखना है कि विलेज पंचायत के पास भी सर्टेन अमाउंट ऑफ पावर होनी चाहिए टू रूल in the village areas. Next question. The idea of लोकपाल is taken from. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से हमने लोकपाल का कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया है। So the idea of Lokpal is taken from Scandinavian countries. The concept of Lokpal has been borrowed from Sweden. और more specifically बात करें तो स्वीडन से हमने ये कॉन्सेप्ट को डराइव किया है। The Lokpal in India has jurisdiction over all members of parliament and central government employees in the cases of corruption.
नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नागालैंड। तो नागालैंड स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, ये आपने ध्यान में रखना है। सो इन 1967 द नागालैंड स्टेट असेंबली प्रोक्लेम्ड इंडियन इंग्लिश एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द नागालैंड। तो नागालैंड की ऑफिशियल जो लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट है, इट इज़ इंग्लिश, ये आपने ध्यान में रखना है, इंडियन इंग्लिश। बिकॉज इंग्लिश के भी एसेंट होते हैं काफ़ी ज़्यादा, और इंडियन इंग्लिश है बेसिकली द स्टेट लैंग्वेज ऑफ नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज कंसिडर्ड एज द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बी आर अम्बेडकर। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इनको कहा जाता है एज द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मोर ओवर इनको फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। सो बी आर अम्बेडकर वॉज कंसिडर्ड एज द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा ये ड्राफ्टिंग कमेटी के भी हेड थे, आई होप आपको याद होगा। एंड टोटल कितनी कमिटीज़ थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में जिन्होंने अपना योगदान दिया, अपना कंट्रीब्यूशन दिया? 22 कमिटीज़ थी। सो बिकॉज ऑफ हिज रोल इन द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इज वेल नोन थ्रू आउट इंडिया एज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Next question, the concurrent list in the Indian Constitution is adopted from the Constitution of? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है हमने कॉन्करेंट लिस्ट का कॉन्सेप्ट, और कॉन्करेंट लिस्ट में इन टोटल 52 सब्जेक्ट्स हैं। सो देयर आर 52 सब्जेक्ट्स इन द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये लिस्ट कौन से शेड्यूल में मैंशनड है? तो 7th शेड्यूल में कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट मैंशनड है। बोथ यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट्स कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स मैंशनड इन द कॉन्करेंट लिस्ट। तो जो नेशनल इंटरेस्ट के सब्जेक्ट होते हैं बेसिकली, जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर डिसीजन लेती है, वो सब्जेक्ट्स को कॉन्करेंट लिस्ट के अंडर डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स बाय द प्रेसिडेंट वॉज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आयरलैंड। तो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये प्रोसीजर लिया है कि जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं, लाइक इंडिया में 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो बेसिकली ये नॉमिनेशन का मेथड हमने आयरलैंड से बोरो किया है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द फॉलोइंग फीचर्स फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। कौन कौन से हैं? डीपीएसपी हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हमने डीपीएसपी कहाँ से बोरो किया है? आयरलैंड से बोरो किया है। और आयरलैंड ने ये कहाँ से बोरो किया था? स्पेन से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये लर्न कर लेना है कि हमने आयरलैंड से बोरो किया है और आयरलैंड ने स्पेन से बोरो किया था। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट भी हमने आयरलैंड से बोरो किया है। नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा भी हमने आयरलैंड से बोरो किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड माइनॉरिटीज ऑन द बेसिस ऑफ? राइट आंसर हो जाएगा परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द ग्रुप टू द टोटल पॉपुलेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो बेसिकली पॉपुलेशन के रेशियो के बेसिस में माइनॉरिटीज का फॉर्मेशन किया गया है हमारी कंट्री में। सो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड माइनॉरिटीज ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द ग्रुप ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी होती हैं जहाँ पर माइनॉरिटी डिसाइड की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। माइनॉरिटी जो है वो डिसाइड की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल, लेकिन हमारी कंट्री में जो माइनॉरिटी डिसाइड की गई है वो परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन टू द टोटल पॉपुलेशन के रेशियो के बेसिस में डिसाइड की गई है। आर्टिकल 30 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है वो प्रोवाइड करता है दैट ऑल द माइनॉरिटीज़ वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज, चाहे वो लैंग्वेज के बेसिस में हो या फिर रिलीजन के बेसिस में हो, दे हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। तो अपनी मर्जी के वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बना सकते हैं, उनको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ये आर्टिकल 30 राइट प्रोवाइड करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। Who was the constitutional advisor to the Constituent Assembly of India? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बी एन राव। तो बी एन राव वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये आपने ध्यान में रखना है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर, कितने नवंबर को? 6 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूट हुई थी अंडर द स्कीम ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान। तो कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था। द फर्स्ट मीटिंग वॉज कंडक्टेड ऑन 9th of December 1946 और सन बी एन राव was appointed as the constitutional advisor of the assembly.
Next question. How many spokes are there in the Ashoka Chakra which is depicted on the national flag of India? तो हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसमें 24 स्पोक्स हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं. ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. और ये 24 स्पोक्स क्या दिखाती हैं? बेसिकली 24 आवर्स दिखाती हैं ऑफ द डे. There are 24 spokes in the Ashoka Chakra depicted on the national flag of India. The flag with the spinning wheel with 24 spokes led the Quit India movement of 1942. तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो 1942 में हुआ था, जिसे अगस्त मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पे भी इस चरखा को यूज किया गया था जिसमें 24 स्पोक्स थे. द चरखा इंटेंड्स टू शो दैट देयर इज लाइफ इन मूवमेंट एंड डेथ एंड स्टेगनेशन. और बेसिकली जो ये चरखा है ये दिखाता है कि जो लाइफ है वो हमेशा चलती रहती है, दैट लाइफ गोज ऑन. और अगर वो रुक जाता है, फॉर एग्जांपल चरखा रुक जाता है, तो स्टेगनेशन यानी कि रुकी हुई चीज़ों को दिखाता है. एक तरीके से हम कह सकते हैं दिखाता है अबाउट द डेवेस्टेशन, या फिर हम कह सकते हैं डेड चीज़ को दिखाता है बेसिकली द स्टॉप्ड चरखा. और जो मूविंग व्हील होता है वो दिखाता है कॉन्टिन्यूटी को. Next question. The term secular was added in the preamble to the Indian Constitution by. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट. हमने इसे दो डिफरेंट फेज पे डिस्कस कर लिया है कि 1976 का जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट था उसमें कौन कौन से वर्ड्स को ऐड किया गया था. तो सेकुलर वर्ड को ऐड किया गया था, इंटीग्रिटी वर्ड को ऐड किया गया था, एंड सोवरेन वर्ड को ऐड किया गया था. तो द करेक्ट आंसर इज 42nd अमेंडमेंट एक्ट. और ये हुआ था 1976 में. मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसको कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज अडॉप्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ DPSP. एक और बार अब डिस्कस करा था, अभी अभी हमने डिस्कस किया था. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आज से हमने अडॉप्ट किया है DPSP का कॉन्सेप्ट. आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बीच में ये आता है. पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आता है. और they are borrowed from the constitution of Ireland which has copied it from Spanish constitution. and again जो Spanish constitution है वहाँ से आयरलैंड ने कॉपी किया था DPSP का कॉन्सेप्ट, और हमने किया आयरलैंड से कॉपी. नेक्स्ट क्वेश्चन. what is the playing time of the full version of the Indian national anthem? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 52 सेकेंड्स. तो 52 सेकेंड्स वो टाइम लिमिट है जिसके अंडर जो हमारा नेशनल एंथम है, इंडिया का नेशनल एंथम है जन गण मन, वो गाया जाता है इस पीरियड ऑफ टाइम में. तो द करेक्ट आंसर इज 52 सेकेंड्स. इसके अलावा द फुल वर्जन ऑफ द नेशनल एंथम इज इसका जो टाइम पीरियड है इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 52 सेकेंड्स. अगर हम बात करें फर्स्ट टाइम कब गाया गया था, तो 27 दिसंबर 1911 को ये फर्स्ट टाइम गाया गया था कैलकाटा सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस में. ये आपने ध्यान में रखना है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इकोनॉमिक प्लानिंग इज इंक्लूडेड इन. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट में इकोनॉमिक प्लानिंग को डाला गया है. इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इकोनॉमिक प्लानिंग इज इंक्लूडेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट. इकोनॉमिक प्लानिंग कॉन्करेंट लिस्ट में है और उसमें रूल्स कौन कौन बना सकते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्राइजेज ऑफ 3 लिस्ट. ये हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं. आई होप आपको अब ये लर्न हो गया होगा. तो बेसिकली हमारा जो मोटिव, हमारा जो एजेंडा होता है वो आपको रिवाइज करवाना होता है थ्रू क्वेश्चंस, एंड आई होप आपके लिए यूजफुल हो रहा होगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. व्हाट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन enables the central government to provide reservation in job and educational institution for the weaker section of the society? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्टिकल 16 जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है ये डिफाइन करता है कि जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, जो बेसिकली माइनॉरिटीज़ हैं, उनको एक काइंड का रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा इन द गवर्नमेंट सेक्टर या गवर्नमेंट जॉब में. So the possibility for providing reservation to these people was allowed for in Article 15 Part 4 and Article 16 Part 4, which states that the government can provide reservation to the backward classes. Next question. The concept of sovereign parliament originated in.
राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंग्लैंड से ओरिजिनेट हुआ था सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट, ये आपने ध्यान में रखना है। एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी होल्ड्स दैट द लेजिस्लेटिव बॉडी में चेंज और रिपील एनी प्रीवियस लेजिस्लेशन एंड सो दैट इट इज़ नॉट बाउंड बाय द रिटन लॉ और एनी प्रेसिडेंट, यानी कि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि बहुत सारी कंट्रीज़ के पास अपनी सोवरेनिटी नहीं होती है। फॉर एग्जांपल उस कंट्री में जो बेसिक रूल्स और फिर लॉज तो उस कंट्री के लोग बनाएंगे, पर उनको फाइनलाइज करना होता है टू द कंट्री, उसको फाइनलाइज करती है वो कंट्री जिसके अंडर वो होते हैं। एक तरीके से बेसिक लेवल पे लोकल गवर्नमेंट रूल करेगी, लोकल गवर्नमेंट में जो लोकल लोग हैं वो रूल करेंगे, लेकिन सुप्रीम पावर किसी और कंट्री के पास होगी। तो लेकिन जो सोवरेन कंट्री होती है वहाँ पे जो वहाँ के लोग होते हैं उनके पास ही सुप्रीम पावर होती है अपने रूल्स, लॉज और रेगुलेशंस को बनाने की। एंड इंडिया इज़ अ सोवरेन कंट्री। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर कि जो सोवरेन पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट है ये इंग्लैंड से ही आया है। थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वॉज नगर पालिका बिल पास्ड? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के अंडर जो नगर पालिका बिल था ये पास हुआ था। ये आपने ध्यान में रखना है, जिसने स्टेब्लिश किया म्यूनिसिपैलिटीज और अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स को। पार्ट 19A which went into Part 9A, which went into effect on June 1, 1993, contains the provisions of this amendment. Next question, Article 19 of the Indian Constitution provides. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 6 फ्रीडम्स। तो 6 फ्रीडम्स प्रोवाइड करता है हमारा आर्टिकल नंबर 19, ये आपने ध्यान में रखना है। हमारी 6 फंडामेंटल राइट्स हैं फ्रॉम आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, और इसके एक बीच में राइट टू फ्रीडम भी है, और जिसके अंडर ये 6 फ्रीडम्स अलॉटेड हैं आर्टिकल 19 में। इसके अलावा अगर हम बात करें 6 फंडामेंटल राइट्स की, तो राइट टू इक्वालिटी हो गया, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, right against exploitation, and cultural and educational rights, right to freedom of religion, and right to constitutional remedies। ये हमारी हो गई 6 fundamental rights, ये भी आपने ध्यान में रखनी है। Next question, of various grounds below, which is the one criterion on the basis on which discrimination by state is not prohibited in Article 15 of the Constitution? राइट आंसर हो जाएगा उसके लिए ऑप्शन बी, यानी कि लैंग्वेज। तो लैंग्वेज के बेसिस में किया हुआ डिस्क्रिमिनेशन इज़ नॉट प्रोहिबिटेड, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ऐसा मैंशनड है। बट इसके अलावा रेस, कास्ट और प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर किया हुआ डिस्क्रिमिनेशन इज हाईली पनिशेबल। सो आर्टिकल 15 provides that state shall not discriminate against any citizen on the ground of religion, race, caste, sex और place of birth। तो ये कुछ चीज़ें mentioned हैं जिसके basis में discrimination is strictly prohibited in our country, but language is not one of the basis, but किसी को language के basis में discriminate करना is also not a good thing। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वेयर इज द ऑब्जेक्टिव of social justice articulated in the Constitution of India? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रियम्बल। तो प्रियम्बल में बेसिकली सोशल जस्टिस का जो एजेंडा है, ऑब्जेक्टिव है, वो डाला गया है हमारे प्रियम्बल में। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल अलॉन्ग विद पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस हैज़ बीन आर्टिकुलेटेड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है वो सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस तीनों को एक तरीके से जस्टिफाई करता है, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री द प्रोविजन ऑफ फेडरेशन वाज बोरोड व्हाइल फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कनाडा। तो कनाडा से हमने एक तरीके से फेडरल स्ट्रक्चर बोरो किया है, ये वही बात हो गई जो हमने क्वेश्चन पहले डिस्कस किया था। द इंडियन फेडरल सिस्टम इज बेस्ड ऑन द कैनेडियन मॉडल एंड नॉट ऑन द अमेरिकन मॉडल के ऊपर नहीं बेस्ड है, जबकि ये कैनेडियन मॉडल के ऊपर बेस्ड है। कैनेडियन मॉडल डिफर्स फंडामेंटली फ्रॉम द अमेरिकन मॉडल इन सो फार एज इट स्टेब्लिशेस वेरी स्ट्रॉन्ग सेंटर, क्योंकि जो कैनेडियन मॉडल है यहाँ पे जो सेंटर होता है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और सेम मॉडल हम इंडिया में फॉलो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एस्टैब्लिश्ड इन जुलाई 1946?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी, इनका काफ़ी प्रोमिनेंट रोल था इंडिया की इंडिपेंडेंस दिलाने में और कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग में, पर ये अपना योगदान नहीं दे पाए। बट ही वॉज बेसिकली ही वॉज आउट ऑफ पॉलिटिक्स, तो ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का मेंबर नहीं बनना चाहते थे, इसलिए ये ही वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ इट। सो द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 1946 अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान, और इसके कुछ प्रोमिनेंट मेंबर्स थे J.B. Kripalani and Dr. K.M. Munshi. He was also the chairman of the Order of Business Committee. ये आपने ध्यान में रखना है। और J.B. Kripalani ये फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी के हेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज फॉलोइंग वन पार्टी सिस्टम? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चाइना। तो चाइना एक वन पार्टी सिस्टम को फॉलो करती है, ऐसी कंट्री है जहाँ पे वन पार्टी सिस्टम को फॉलो किया जाता है। बेसिकली वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनली तो ये खुद को बाई पार्टी सिस्टम दिखाती है, बट यहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शंस, दे ऑल आर रिलेटेड टू वन पार्टी सिस्टम, और दे ऑल सिग्निफाई or denotes towards the one party system, therefore one party system is followed in China, हम ऐसा कह सकते हैं। So there is just one political party in all China that is allowed to rule, the Chinese Communist Party, CCP, इसका नाम भी आपको ध्यान में रखना है। So in addition to this, any candidate standing for the parliamentary election needs the approval from the CCP। तो बेसिकली जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, इससे अप्रूवल लेना ज़रूरी होता है चाइना में। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कंडक्ट करना चाहती है तो पहले सीसीपी का जो अप्रूवल है वो लेना मैंडेटरी होता है, ये आपने ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द माइंड एंड आइडियल्स ऑफ द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर रिफ्लेक्टेड इन द राइट आंसर हो जाएगा प्रीएम्बल। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो प्रीएम्बल होता है वो बेसिकली माइंडसेट ऑफ द फ्रेमर्स को रिफ्लेक्ट करता है। द माइंड एंड आइडियल्स ऑफ फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर रिफ्लेक्टेड इन द प्रीएम्बल, और प्रीएम्बल को ऐड करने का कॉन्सेप्ट या फिर आइडिया इंडिया के प्रीएम्बल में, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल को ऐड करने का आइडिया दिया था जवाहरलाल नेहरू ने, ये भी आपने ध्यान में रखना है। सो द प्रीएम्बल इज अ प्रीफेस या फिर एक इंडेक्स होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो उसकी बेसिक फिलॉसफी, फंडामेंटल वैल्यूज को बताता है। इट रिफ्लेक्ट्स द आइडियोलॉजी, ड्रीम्स एंड द ग्रैंड विजन ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Next question, by which constitutional amendment bill did Parliament lower the voting age from 21 years to 18 years? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 61st। तो 61st अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था इन द ईयर 1989, तो यहाँ पर बेसिकली जो वोटिंग एज थी वो 21 ईयर्स से लेकर 18 ईयर्स कर दी गई थी। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट्स यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एज अ बेसिस ऑफ इलेक्शन, और इलेक्शन कौन से आर्टिकल के अंडर गारंटीड है, यानी राइट टू वोट बेसिकली आर्टिकल 326 के अंडर, ये भी आपने ध्यान में रखना है। एवरी सिटीजन हु इज और above 18 years of age has now the right to vote without any discrimination on the basis of caste, race, religion, sex, literacy, etc. The voting age was reduced from 21 to 18 years by the Parliament in the year 1989 by the 61st Constitutional Amendment Act of 1988। ये आपको ध्यान में रखना है कि इस अमेंडमेंट एक्ट के अंडर जो वोटिंग एज थी वो 21 से लेकर 18 ईयर्स कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स इन, राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्टेंस में आ गया था, यानी फोर्स में आ गया था। द रिपब्लिक इज गवर्नड इन टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया और फाइनली फोर्स में आया ऑन 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 वॉज बेस्ड ऑन, राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन के ऊपर बेस्ड था द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। साइमन कमीशन की बात करें तो बेसिकली ये इंडिया में आया था नवंबर 1927 में, और इसके हेड थे सर जॉन साइमन।
The outcome of the Simon Commission was the Government of India Act of 1935, which called for a responsible government at the principal level in India, but not at the national level. That is, a government responsible to the national Indian community rather than London. तो बेसिकली इसका जो आउटकम ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 का, अगर हम ड्रग्स की बात करें तो बेसिकली ये था कि जो लोकल गवर्नमेंट है वो गवर्न की जाएगी बाय द लोकल इंडियंस, लेकिन जो सुप्रीम पावर होगी वो ब्रिटेन के पास होगी, यानी इनडायरेक्टली लंदन विल गवर्न इंडिया, जो एक्सेप्टेबल नहीं था इंडियंस को. Next question. Who among the following was not a member of the Constituent Assembly which was established in 1946? तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. ऑप्शन ए महात्मा गांधी विल बी द करेक्ट आंसर. तो चलिए इसे स्किप करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. So with this we come to an end of this video. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. So thank you so much for watching this video and I would like to wish you all the very best for your coming examinations.